हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th सीबीएसई का साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ बहुत सारी बातें जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? फिजिकल का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे हैं वो। दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो है मेटालिक लस्टर। क्या बोलता है? मेटल्स अगर अपनी प्योर स्टेट में है, मेटल्स अगर अपनी मेटल्स अगर अपनी प्योर स्टेट में है तो दे आर लस्ट्रस, वो शाइनी होते, चमकते हैं। और हमने एक वर्ड इसमें ऐड किया है, प्योर स्टेट। अब कोई मुझे बताएगा कि प्योर स्टेट ही क्यों, इम्प्योर स्टेट कौन सी हुई? इम्प्योर स्टेट होगी अगर मेटल का कोई ऑक्साइड बना हुआ है या मेटल के साथ कोई और रिएक्ट हुआ हुआ है, तब उस केस में जैसे मेटल के साथ कॉपर कॉपर मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ हुआ है, तो ये इम्प्योर स्टेट है। सोडियम क्लोराइड अकेला, सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ क्लोरीन ऐड हुआ हुआ है, अगेन ये इम्प्योर स्टेट है। तो प्योर स्टेट में मेटल की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है मेटल, बहुत ज्यादा शाइनी होता है इन प्योर स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। आपने पढ़ा ही है मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। एंड दिस हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं, कुछ मेटल थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम की अगर हम बात करें, वो थोड़े सॉफ्ट मेटल्स हैं। इसके बारे में हमने एक्सेप्शंस इसमें जो भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, सारे के सारे एक साथ ही पढ़ लेंगे। देन कम्स मेलिएबिलिटी। मेटल्स को आप क्या कर सकते हो? थिन शीट्स। मेटल्स को क्या हथौड़े से मार मार के हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस करके हम उसे थिन पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आपने देखा ही है, उसकी पतली पतली शीट्स बना दी जाती है, उसके बाद उससे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। देन कम्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को आप क्या कर सकते हो? थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। मेटल की आप क्या कर सकते हो? आप एक मेटल का पीस लो और उसकी क्या कर सकते हो? आप पतली पतली वायर्स बना सकते हो। एज इन केस ऑफ गोल्ड। गोल्ड एक बहुत ज्यादा डक्टाइल मेटल है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है। इसका सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, आप 1 ग्राम गोल्ड लेना है, उससे आप कितना 2 किलोमीटर तक लंबी एक वायर बना सकते हो। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन wire, whereas malleability is the property of drawing a metal into thin sheets. Now comes thermal conductivity. Thermal means heat. कंडक्टिविटी, हीट को कैसे मेटल कंडक्ट कर सकते हैं? मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट की, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मतलब आप इन्हें गर्म करोगे तब भी पिघलेंगे नहीं, मेल्ट नहीं होंगे, है ना? मेल्ट नहीं होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इन कुछ मेटल्स का, बेसिकली सारे ऑलमोस्ट सभी मेटल्स का हाई रहता है। जिसका कम होगा वो आगे एग्जांपल्स देख लेंगे। देन अब अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो वो कौन है हमारा? सिल्वर और कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी, और उससे भी, सॉरी, नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट कर सकते हैं। वेयर एज पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी कैसे रहेंगे? पुअर कंडक्टर्स रहेंगे। नाउ कम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो वायर्स वगैरह होती है, ये कोई भी मेटालिक अप्लायंस होता है उसमें आपको प्लास्टिक की इंसुलेशन मिलती है ना? प्लास्टिक या पॉलीविनाइल क्लोराइड की इंसुलेशन मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि मेटल का जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक की या पीवीसी की कोटिंग लगा दी जाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो। देन हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल्स उस पर हम लगा देते हैं मेटल के ऊपर, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करे बट हमारे हाथ पे हमें ना करंट लगे, उससे प्रिवेंट करने के लिए। देन कम्स सोनोरिटी या सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। अगर आप किसी भी मेटल पे मारोगे जोर से किसी भी चीज को, तो इट विल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड। एक साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगी। दैट इज मेंट बाय व्हाट सोनोरस इज। सोनोरस मींस टू प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्राइकन। जब मारा जाए उस पर तो वो क्या करे? एक साउंड प्रोड्यूस करे।
दिस वॉज ऑल अबाउट मेटल्स। अभी हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक्सेप्शंस है वो पढ़ना है, उससे पहले वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन जनरल। अभी हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम इन जनरल नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है विदाउट एक्सेप्शन उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स क्या है हमारे? इधर सॉलिड्स, क्या हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैसेस। अच्छा, सॉलिड का केस आपको पता ही है किसमें होगा? कार्बन में। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ सॉलिड, है ना। कार्बन डायमंड की फॉर्म में कैसा है? सॉलिड स्टेट है। ग्रेफाइट की फॉर्म में भी सॉलिड स्टेट है। वेरएज गैसियस स्टेट में मेटल आपको कौन से मिलते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों नॉन मेटल्स आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और एक और एग्जांपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन कैसा है? एक लिक्विड नॉन मेटल है। इस पे तो स्टार भी लगा दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मार्क करना है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। मतलब जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मेटल सॉलिड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। हल्का सा आप इनको अगर क्रश करोगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। देन नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल मीन्स कि आप इनकी वायर्स नहीं बना सकते हो। नॉन मेलिएबल मीन्स कि आप इनकी शीट, इनसे आप शीट नहीं बना सकते हो। आप इनको अगर आप मारोगे इन नॉन मेटल्स को तो ये टूट जाएंगे, इनकी शीट नहीं बनेगी। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन सोनोरस भी रहते हैं। ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा अभी अगर आप देखें, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल दोनों को एक साथ समझा, दोनों को मैंने बताया। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप डिस्टिंग्विश वाली फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन जो आता है बेसिकली यही पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वो क्वेश्चन भी आपका यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। हाँ, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो हमें दिमाग में ध्यान में रखने हैं वाइल स्टडिंग दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स जो है कैसे थे? सॉलिड थे, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो होगा वो आपको, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, है ना, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड। ऑल मेटल्स ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हर मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। देन यू हैव मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स आपको हमने बताया कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं, मतलब आप उन्हें हीट करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी हीट करोगे तब भी वो जल्दी से पिघलते नहीं। बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ डिग्री में उसे टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो पिघलते हैं, है ना। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। वेरएस हमारा गैलियम, सीजियम, इनके इतने कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कि गैलियम और सीजियम को अगर मैं अपने हाथ पे भी रखूंगा तो वो मेरे हाथ की हीट से ही मेल्ट हो जाएगा। गैलियम और सीजियम हाथ की हीट से ही मेल्ट हो जाता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे थ्री, ऑल दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इसी पे ही क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। देन कम लस्ट्रस। अब लस्ट्रस मैंने आपको बताया था हर मेटल लस्ट्रस होगा, एंड नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होंगे, शाइनी नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर आयोडीन। आयोडीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है, शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के। देन कम एलोट्रॉप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स, एलोट्रॉप्स क्या है? कार्बन को अगर आप देखो तो ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएगा जिसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डायमंड विच इज द हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, एक हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सब्सटेंस है। हार्डेस्ट अकरिंग मैनमेड सब्सटेंसेस कैन आल्सो एग्जिस्ट, बट ये जो नेचर में मिलने वाला मैनमेड सब्सटेंस होगा, हार्ड होगा, इंसान ने खुद बनाया उसे, कुछ ना कुछ रिएक्शंस करके उसे खुद एक हार्ड सब्सटेंस बनाया। बट ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, विच इज अ हार्ड सब्सटेंस। सो डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो नेचर ने दिया है हमें हार्डेस्ट सब्सटेंस वो डायमंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसका एमपी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इजीली से हीट करने पे मेल्ट नहीं होता। अच्छा, डायमंड से एक बात मुझे डायमंड की याद आती है, अगर हम एक्स्ट्रा, ये आप सुन सकते हैं, अगर हम डायमंड को
हीट कर रहे हैं, हम उसे बर्न करते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, तो आप सोचो क्या बनेगा। डायमंड किसका कंपाउंड है? कार्बन का। तो कार्बन के कंपाउंड्स को जब जलाया जाता है तो CO2 बनता है, CO2 और वाटर बनता है थोड़ा बहुत। CO2 बनेगा। सपोज करो इतना महंगा और इतना एक्सपेंसिव डायमंड होता है, उसको आप बर्न करोगे, हीट करोगे, बर्न करने के वो खत्म हो जाएगा, धुआं बन जाएगा, CO2 खत्म, सारा पैसा खत्म जो भी उसका था। तो डायमंड एक ऐसी चीज है जो बर्न करने पे जल जाती है और CO2 बनाया जाता है, बन जाता है उसका। देन कम ग्रेफाइट, ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का, और ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपने अभी पढ़ा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, whereas ग्रेफाइट अलोन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अलोन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब ग्रेफाइट में ऐसा क्या होता है कि वो गुड कंडक्टर है? ग्रेफाइट में आपको ध्यान से सुननी होगी इस बात को, एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। ग्रेफाइट के केस में 3 के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक एटम, सुनो, एक कार्बन एटम टोटल 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट के केस में 3 एटम्स जुड़े रहते हैं और जो फोर्थ वन होता है वो फ्री होता है। उसके पास फोर्थ एटम के पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, एटम के पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो दैट इज वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन केस पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं याद रखना, सिंपली यू हैव टू वन लाइन में इसको आंसर कर देना। ग्रेफाइट हैज, कार्बन प्रेजेंट इन ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फिफ्थ की अगर हम बात करें, हार्डनेस, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी फोर नहीं, फिफ्थ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिफ्थ वन इज योर हार्डनेस ऑफ एल्कली मेटल। क्या बोल रहा है? हार्डनेस ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये शुरू के 3 मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी इजीली कट विद नाइफ, और लो डेंसिटीज और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी इनकी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटीज का मतलब घनिष्ठता होता है, डेंसिटी का आप साइड में एक फॉर्मूला लिख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक सेकेंड, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन है, इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, ये इसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास, कितना मैटर या कितना एटम्स प्रेजेंट है, वो इसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो आप इसमें क्या करो, ऐसे मान लो, सपोज करो आपके पास 2 ग्लासेस ऑफ वाटर है, दोनों में 750 ml वाटर है, दोनों ग्लासेस में 750 ml वाटर है, मतलब वॉल्यूम दोनों का बराबर है। एक में आपने 1 चम्मच चीनी डाला, एक में आपने 50 चम्मच चीनी डाले हैं, तो डेंसिटी, घनिष्ठता किसकी ज्यादा होगी, या मॉलिक्यूल ज्यादा किसके पास होंगे? जिस ग्लास में आपने 50 चम्मच चीनी डाली है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें 1 स्पून शुगर डाला है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बट एक्चुअली डेंसिटीज इज, और हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट्स भी उनके कम होते हैं। नाउ कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक तुमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कि वो दिखते कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, कैसे हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबके सब मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर में एसिड, बेसिस और सॉल्ट में भी हमने समझा था कि मेटल्स और ऑक्सीजन की रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड्स बनाए थे हमने, है ना। तो उसी तरीके से मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, CO। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो मेटल, ये आपकी बेसिक रिएक्शन है जिसमें मैंने स्टार बनाया, ये एक बेसिक रिएक्शन है। उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों रिएक्शन वर्क कर रही हैं कि मेटल और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को आपने रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। नाउ कम्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज, अब इसकी डेफिनेशन को आप समझना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, बेसिकली क्या होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं
मेटल ऑक्साइड क्या है, जो भी हमने यहाँ पे बनाया, ये कॉपर ऑक्साइड और Al2O3, मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। एसिड और बेस आपने पिछले चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, हमारी प्रीवियस वीडियो में एसिड्स और बेस हमने डिस्कस किया। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल और एसिड, मेटल और ऑक्सीजन को जोड़ के जो बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे, वो बेसिक इन नेचर होंगे। बट कुछ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मैंने क्या बताया, बेसिक होते हैं नेचर में, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों होते हैं। इन्हीं एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी हो और बेसिक नेचर भी शो करें उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे अगर आप Al2O3, मैंने भी बताया ना, Al2O3 जो है एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। Al2O3 क्या है, एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेस। कौन रिएक्ट करता है बच्चों, बेस। ध्यान से सुनना, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेस। एसिड के साथ एसिड थोड़ी ना रिएक्ट करेगा जनरली, है ना। ये इस केस में बेस बन रहा है। Al2O3 जब HCl के साथ, Al2O3 जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है बेस की तरह। और यही Al2O3 जब किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये खुद अब क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसने दोनों प्रॉपर्टीज शो करी। जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तब तो ये जब ये HCl के साथ रिएक्ट करा तब तो ये एज अ बेस वर्क कर रहा था। अब जब ये NaOH बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो ये खुद अपने आप को एसिड वाला नेचर शो करता है और रिएक्ट हो जाता है। रिएक्ट होने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट होता है तो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद रखनी है और ये समझना कि कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड वर्क करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपने देखा, अब एसिड्स की ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम ये बहुत ज्यादा हाईली हाईली एक्सप्लोजिव मेटल्स है। आप सोडियम को अपने हाथ में पकड़ के नहीं घूम सकते हो। क्यों, सोडियम को हम क्या करते हैं, एक केरोसिन बॉटल में, केरोसिन इज अ ऑयल, केरोसिन क्या है, ऑयल है, केरोसिन ऑयल की बॉटल में रखते हैं। ठीक है, अब उसको आप जैसे ही बाहर निकालोगे, केरोसिन ऑयल हटा दोगे, जैसे ही आप उसको बाहर की एटमॉस्फेयर में लेके आओगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत सारी ऑक्सीजन। सोडियम मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। इसकी वीडियो क्लिप मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। इसी वीडियो में सोडियम जो होगा, सोडियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ जैसे ही निकाला जाएगा, जैसे ही बाहर आता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, आप केरोसिन बॉटल से सोडियम मेटल को निकालोगे वो सीधा ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ऑयल में, ताकि इसका एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो सके, और कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। फिर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड, ये भी क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की। जैसे मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड की, लेड बनाएगा लेड ऑक्साइड की, एक पतली सी लेयर। इन मेटल्स के सरफेस पे क्या हो जाता है, एक पतली सी लेयर आके डिपॉजिट हो जाती है या फॉर्म हो जाती है। बेसिकली डिपॉजिट से बेटर हम यू विल से कि वो फॉर्म हो जाती है। ये मेटल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने सरफेस पे क्या कर लेते हैं, एक पतली सी फिल्म बना लेते हैं जो मेटल के फर्दर मेटल को फर्दर प्रोटेक्ट करती है, मेटल को कोरोड होने से बचाती है। ठीक है, तो ये फर्दर कोरोड बोलो या ऑक्सीडेशन बोल दो, मतलब अब अगर आप इसे ऐसे समझे, सपोज करो
इसे, ये एक जिंक की रॉड है, ये ब्लू रंग की क्या है, एक जिंक की रॉड है। इस रॉड के ऊपर जिंक ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पतली सी लेयर बना ली। अब ये लेयर क्या करेगी, इस बचे हुए ब्लू मेटल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इस बचे हुए ब्लू मेटल को क्या करेगी, या बचे हुए जिंक मेटल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इसको और ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, इसका और ऑक्सीजन से रिएक्शन होने नहीं देगी। ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना या रिएक्ट हो जाना ऑक्सीजन का। उसके बाद वी हैव आयरन। आयरन को अगर आप बर्न करोगे, हीट करोगे तो वो बर्न नहीं होगा, बट आयरन फिलिंग्स बहुत जल्दी बर्न हो जाती हैं व्हेन स्प्रिंकल्ड इनटू बर्नर फ्लेम। आयरन को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो जल्दी से बर्न नहीं होगा, बट आपने आयरन फिलिंग, आयरन का जो पाउडर है, सब्सटेंस होता है, उसको अगर आप बर्नर फ्लेम पे स्प्रिंकल करोगे तो इट गेट्स बर्न्ड इजीली, बहुत छोटी छोटी हो जाती है वो। देन कम्स सिल्वर, Ag, that is Ag is for silver and Au is for gold। अच्छा, सिल्वर, Ag, ये Ag नाम कहाँ से मिला है सिल्वर को, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं वेट करता हूँ, आप कमेंट करें। मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर को Ag, जो सिंबल है सिल्वर का सिंबल Ag इसलिए है क्योंकि उसका लैटिन नेम अर्जेंटम है। अर्जेंटम, अर्जेंटम से उसको सिंबल मिला है Ag। सिमिलरली गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम है, AURUM, ऑरम, उस ऑरम से उसको सिंबल मिला है AU। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट गोल्ड और सिल्वर नहीं करेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नाउ कम्स एनोडाइजिंग। क्या होता है एनोडाइजिंग, क्या बोल रहा है, एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक थिक और प्रोटेक्टिव लेयर, कैसी लेयर, थिक प्रोटेक्टिव, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की लेयर हम किस पे बनाते हैं, एल्यूमिनियम पे। क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम पे, ताकि, और किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दोबारा से सुनते हैं, एनोडाइजिंग क्या होता है, हम एक थिक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्सीजन की लेयर किस पे बनाते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर बनाते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर हम बनाते हैं जो उसको, एल्यूमिनियम को कोरोड होने से बचाती है। अगेन इसको उसी तरीके से समझो। सपोज करो हमारी ये ब्लू रंग की एल्यूमिनियम की रॉड है, हमने इस एल्यूमिनियम की रॉड के ऊपर क्या करा, एक ब्लैक से रंग की ऑक्सीजन की कोटिंग कर दी। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो होगा इसको अंदर प्रेजेंट ये जो ब्लू रंग का एल्यूमिनियम है इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई है। एक सपोज करो आपने किसी चीज को टेप से कवर कर दिया, उसी तरीके से हम एल्यूमिनियम को हम किससे कवर कर देते हैं, ऑक्साइड की लेयर से कवर कर देते हैं, जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सेकेंडली, और ये इजी अलाउ करता है उसको डाइंग करने में। डाइंग मतलब उसमें कोई कलर वगैरह ऐड करने में, जैसे ऑक्सीजन की लेयर कर दी, उस ऑक्सीजन की लेयर के ऊपर कलर करना इजी रहेगा, तो डाइंग करने में हेल्प करता है, कलर देने में उसे हेल्प करता है। नाउ कम्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, तो एक बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जैसे सपोज करो सोडियम, सोडियम को आपने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट करा, सोडियम को आपने क्या करा, वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करा, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उसके साथ साथ H2 गैस, और ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस भी इसके साथ साथ इवॉल्व होगी और उसके साथ साथ हीट रिलीज होगी। ठीक है। तो आपको बेसिक रिएक्शन हमने बता दी कि मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या मेटल
मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और यही मेटल ऑक्साइड जो होगा और वाटर से रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल और वाटर रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और उसके बाद ये मेटल ऑक्साइड जो होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको भी हम रिएक्शन से समझ लेंगे क्या कह रहे हैं। चलो, सबसे पहले अब आपको यहाँ पे एक सीरीज समझनी है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रही, इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। डिक्रीजिंग एक्टिविटी मतलब सबसे ऊपर जो होगा वो मोस्ट एक्टिव होगा या मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद मिडल में आते आते रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो सबसे नीचे वाला मेटल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर रहोगे इस सीरीज में उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल मिलेंगे, जैसे पोटेशियम और जैसे सोडियम। मैंने आपको भी बताया था कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसकी वीडियो भी हमने देखी। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। पानी के कांटेक्ट में आते हैं या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ये बर्स्ट या बर्न कर जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो अब आप सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन देखिए। पोटेशियम जब H2O के साथ, पोटेशियम दैट इज मेटल, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, इट फॉर्म्ड मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल ऑक्साइड भी बना होगा, पोटेशियम ऑक्साइड भी बना होगा, वो और वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम मेटल। अच्छा, अब इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया हमने, इसके लिए जो हमने वाटर यूज करा, कोल्ड वाटर यूज करा। देखो, अगर वाटर वार्म है तो वो रिएक्शन को फास्ट करेगा, वाटर ठंडा है तो रिएक्शन हल्के होगी। पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ठंडे पानी तक से रिएक्ट कर जाते हैं, और बहुत ज्यादा वायलेंट और विग्रस रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, और उसने क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज हुई। फिर उसके बाद अब ये जो रिएक्शन थी बहुत ज्यादा विग्रस थी, बहुत ज्यादा वायलेंट थी। मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, थोड़ी कम वायलेंट होती है कैल्शियम की। कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस बार हीट एनर्जी नहीं होगी, हीट एनर्जी ज्यादा इस बार रिलीज नहीं होगी। अब हम आप ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, अब हम नीचे की तरफ आते चले जा रहे हैं, मैग्नीशियम तक आ गए हम रिएक्टिविटी सीरीज में। कहाँ पे आ गए हैं, ये देखो, सोडियम पोटेशियम हमने समझा, सोडियम हमने समझा, कैल्शियम हमने समझा, अब हम किस पे आए, मैग्नीशियम पे। हम जैसे जैसे यहाँ सीरीज में नीचे आते रहेंगे ना, रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। हाईली रिएक्टिव, थोड़ा कम रिएक्टिव, अब और कम रिएक्टिव। तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, मैग्नीशियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोल्ड वाटर। कोल्ड ठंडा पानी से वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए हम उसके साथ यूज करेंगे हॉट वाटर। हॉट वाटर इसलिए क्योंकि हॉट, अगर पानी ठंडा है तो रिएक्शन स्लो होती है, अगर वाटर गर्म है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। हॉट वाटर के साथ जब हम उसे रिएक्ट करेंगे तो ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और अब और सीरीज में हम नीचे आ रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, AlFeZn, ये तो ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। इनको चाहिए गर्म पानी से भी कुछ और ज्यादा गर्म, दैट इज योर स्टीम। तो ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो वाटर की स्टीम, वाटर। आप देखो H2O के ब्रैकेट में इस बार हमने क्या लिखा हुआ है, गैस। गैस का मतलब वो स्टीम वाली फॉर्म में है ना। तो एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। एंड इसके बाद नो रिएक्शन वाले कौन कौन है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो कहाँ है लेड, लेडियरा, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड, ये सब तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो दे शो नो रिएक्शन एट ऑल। नाउ कम्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्ट करना। अब ये मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्ट करना, मेटल
मेटल में आप क्या करो, डाइल्यूट एसिड डाल दो तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेसिस और सॉल्ट में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। आप एक बार उसे वहां से भी देखना और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन सारे आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसिडर करें आप। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने क्या बोला, मेटल अगर यहाँ पे डाइल्यूट एसिड की जगह हम कौन सा एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के एग्जांपल में नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तो सॉल्ट तो बनेगा पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, उसकी जगह वाटर बन जाएगा और खुद वो क्या बन जाएगा, N2O या NO2 या NO, N2O, NO या NO2, ठीक है। ये चीजें नाइट्रोजन के, इन्हें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बोलते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। NO2, N2O और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जिसे हम बोलते हैं, वो सब बन जाएंगे, बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, ठीक है। दोबारा से इसे हम डिस्कस करते हैं। मेटल और डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आपको क्लियर था। बट अगर हम डाइल्यूट एसिड के नाम पे नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बनेगा, वाटर बनेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसे आप प्लीज एक बार अच्छे से लिख लेना और लर्न करना। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताया हुआ है HCl के साथ क्या है कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा HCl से रिएक्ट होता है, फिर एल्यूमिनियम उसके बाद होता है रिएक्ट, फिर जिंक और फिर आयरन, और कॉपर तो HCl के साथ रिएक्ट होता ही नहीं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट सी बात है, एक्वारीजिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्वारीजिया, इसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम छोटे थे, हमारे घर में, और बेसिकली मैंने गांव में भी बहुत सुना है, हमारे घर पे और गांव के एरियाज में क्या होता है, एक बाहर से इंसान आता है, वो बोलते हैं कि जी हम आपके गोल्ड की क्लीनिंग कर देंगे, आपका गोल्ड और सिल्वर का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, उसको हम क्लीन कर देंगे। आपने शायद सुना भी होगा, अगर आपने नहीं सुना तो अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा कि गोल्ड और सिल्वर की क्लीनिंग करने वाले आते थे पहले। अब तो ये सब बंद हो गया है क्योंकि अब ये पुलिस में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या करते थे। ये क्या करते थे, अपने पास एक सॉल्यूशन रखते थे, उस सॉल्यूशन में गोल्ड और सिल्वर के इंस्ट्रूमेंट को डिबोते थे, उसको अच्छे से साफ क्लीन करके बाहर दे देते थे। तो उसके कारण क्या होता था, हमारा जो गोल्ड का जो भी इंस्ट्रूमेंट था, ऑर्नामेंट था या ज्वेलरी थी, वो क्या हो जाती थी, क्लीन हो जाती थी। बट उन्होंने हमने ये नहीं ध्यान दिया कि अब हमारी गोल्ड की ज्वेलरी थोड़ी सी कंपेरेटिवली हल्की भी हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि वो जो पर्सन आया, उसने जिस लिक्विड में हमारी गोल्ड की ज्वेलरी को डिप करा, वो एक्वारीजिया था, और एक्वारीजिया जो होता है गोल्ड को डिसॉल्व तक कर सकता है, अपने अंदर गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने हमारा गोल्ड अपने उस सॉल्यूशन में डिप करा, तो उन्होंने गोल्ड को क्या करा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उस सॉल्यूशन ने गोल्ड को क्या करा, थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर लिया। गोल्ड डिसॉल्व हो गया, अब वो सॉल्यूशन लेके वो तो चले जाएगा, आपको तो उसने पकड़ा दी, कुछ पोर्शन आपके गोल्ड का वो अपने साथ भी ले गया, घर पे जाके वो उसी केमिकल रिएक्शन को उल्टा करके एक्सट्रैक्ट भी कर लेगा। तो टॉपिक है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में क्या होता है, 3 पार्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, 3 पार्ट्स हमारे हाइड्रोक्लोरिक, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक, और 1 पार्ट हमारा नाइट्रिक एसिड भी होता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हमने किसके लेने हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के लेना है, और 1 पार्ट हमने नाइट्रिक एसिड का लेना है, वो भी कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड मतलब बिल्कुल भी उसमें वाटर हमने ऐड नहीं किया हुआ है। इन दोनों को आप ऐड कर मिक्स कर दो, और मिक्स करोगे तो आप इसमें गोल्ड और प्लेटिनम, सॉरी गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे आभूषणों को भी डिसॉल्व कर सकते हो। ये गोल्ड और इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब क्या कर रहे हैं, हम किसी मेटल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का हम क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कॉपर को पहले तो सल्फर से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाया, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स कर देंगे, तो हमने क्या करा, मेटल को उसके
मेटल को हमने क्या करा, एक दूसरे सब्सटेंस के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। किसका, ए का। इसको आप रिएक्शन से समझो। आपने एक मेटल लिया, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा, अच्छा सल्फेट, क्लोराइड, ये सब सॉल्ट भी होते हैं। क्या होते हैं ये, सॉल्ट होते हैं। ये जो सल्फेट है ये क्या है, सॉल्ट है। सल्फेट हो, क्लोराइड्स हो, ये सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मेटल लिया, मेटल को हमने कॉपर सल्फेट के साथ, जो एक सॉल्ट था उसके साथ रिएक्ट कराया और इट फॉर्म आयरन सल्फेट। क्या हुआ, आयरन सल्फेट, मतलब आयरन ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद जाके चिपक गया और कॉपर क्या हो गया, इस तरीके से अलग हो गया। और इस रिएक्शन में आपको जो सबसे ज्यादा लर्न करने वाली बात है वो क्या है कि ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का। इस चीज का, एक सेकेंड, हाँ, इसका कलर जो था वो कैसा था, ब्लू था। इसका कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था। और जब इसको हमने आयरन के साथ रिएक्ट कराया, इस आयरन के साथ जब हमने रिएक्ट कराया, तो अब जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा बन गया, ग्रीन। आयरन सल्फेट कैसा बना हमारा, ग्रीन आयरन सल्फेट बन गया। और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आपको नीचे डिपॉजिट होता हुआ मिल जाएगा। ये ब्राउनिश कलर का कॉपर आपको नीचे मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट हुआ तो उसने क्या बनाया, आयरन सल्फेट, जिसका कलर खुद ग्रीन था। और आयरन सल्फेट और उसके साथ साथ कॉपर जो रेडिश ब्राउनिश कलर का था, ब्राउनिश कलर का जो है मेटल, वो आपको नीचे डिपॉजिट होता हुआ दिख जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमने डिस्कस कर ही ली है। जो मेटल सबसे ज्यादा ऊपर प्रेजेंट होंगे वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो बॉटम में प्रेजेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब के सब क्या है, हमारे लीस्ट रिएक्टिव है ये सारे। और ऊपर वाले ये 3-4 हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। स्टार्टिंग विद पोटेशियम, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम और सोडियम। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। खैर, नाउ कब कम्स मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, चलिए अब हम इसको समझते हैं। उसके लिए अब हम अभी हम समझ रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, सोडियम मेटल है। सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप ध्यान से देखें, जो ये 1 है ये इसके आउटर मोस्ट शेल में, अच्छा ये भी याद रखना कि आउटर मोस्ट शेल में हमेशा, जैसे ये, एक सेकेंड, नाउ आई एम राइटिंग इट अगेन, 281, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहले वाला शेल है ये है के शेल, ये है एल शेल और ये एम शेल। बेटा के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8। बट इसके एम शेल में है कितने, 1। तो इसके पास कितने कम है, 7 कम है। या तो ये किसी से 7 ले या अपना एक भी लूज कर दे। तो जनरली मेटल्स क्या करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लूज कर देते हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सपोज करो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब क्या बचा इसके पास, 2-8। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 0। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। बट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अब एक चार्ज आ जाएगा जो होगा पॉजिटिव। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट सोडियम, ठीक है। अब ये तो आपको सोडियम के बारे में समझ आया, विच इज अ मेटल। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा। अच्छा, मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सिमिलरली नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, जैसे हमारा क्लोरीन। चलो अब हम क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। मैंने आपको बताया था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कितने हैं, 7।
अब या तो ये किसी को अपने साथ के साथ दे दे या किसी से एक ले ले, इसके लिए एक एक्सेप्ट करना इजी है ना। तो ये क्या करेगा, सोडियम ने जो अभी अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन ने क्या करा, +1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई क्या और ई और ऊपर नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 8, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8 हो गए। पहले कितने थे, एम शेल में 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया। और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस वे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे से जुड़ गए, ये एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ हो या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और एक्सेप्ट किया हो, एक ने डोनेट किया एक ने एक्सेप्ट किया हो, इस तरीके की जो फोर्स होती है वो जो बॉन्ड, इस तरीके की जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक पॉजिटिव मेटल और एक नेगेटिव नॉन मेटल के बीच में, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो एग्जिस्ट करती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से अब आप इसे दोबारा सुनो। हमने क्या करा, सोडियम लिया, सोडियम एक मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। इसने क्या करना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों लूज किया, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट शेल, जो इसका एम शेल है, इसका जो एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। अब या तो ये क्या करे, किसी से 7 उधार ले कि भाई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे 8 पूरे हो जाए तो मैं, मेरा जो होगा शेल फिल हो जाएगा, क्योंकि हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल फिल रहे। ठीक है, इसे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब ये कहेगा कि मुझे 7 दे दो या तो, या फिर मैं अपना एक भी दे देता हूँ, इसके लिए अपना एक लूज करना इजी रहेगा। तो इसी तरीके से मेटल्स का प्रिंसिपल वर्क करता है। मेटल्स ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज करने के बाद ये क्या बन गया, आयन बन गया। बेटा इसे क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयन। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये खुद क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, कौन सा आयन है, कैटायन है, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, वो लेने के लिए भी कोई बैठा था। कौन बैठा था, क्लोरीन बैठा था। क्यों बैठा था, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने थे, आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसने इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका आउटर मोस्ट शेल में अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसका 8 वाला शेल पूरा हो गया, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और उसी तरीके से सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और सिमिलरली क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब बॉन्ड होता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता है ना, अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल, प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको पर्टिकुलरली दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट योर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये आयोनिक कंपाउंड्स को मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जिसके पास 281 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17, है ना। 11 होता है तो 2 8 10 प्लस 1 11। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है। सबसे पहले शेल में 2 भरते हैं, उसके बाद 8, फिर 8 ऐसे भरे जाते हैं। तो लास्ट वाले शेल में 8 तो थे नहीं इसके पास पूरे, तो इसके पास कितना था, एक ही बचा था। 2 8 हमने डाल दिया 10, 7 बचा,
2 8 हमने डाल दिए, 10 11 थे तो 1 बचा, तो उस 1 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन का 287 होता है, वो सोडियम ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये देखो सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये जाके किस पे मिल गया, क्लोरीन को मिल गया, यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और क्लोरीन के अब शेल में 288 हो गए, पहले कितने थे 287, अब 288 हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, जो हमने अभी डिस्कस करा। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आप इसको रीड करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करोगे और डेफिनेटली मैं उसकी वीडियो या आपको किसी और माध्यम से जरूर समझा दूंगा। ठीक है, चाहे मैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से समझाऊं, बट मैं आपको जरूर बता दूंगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, आयनिक बॉन्ड है। चलो अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स, अच्छा आयनिक कंपाउंड्स कौन से हुए, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड हो। आयनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो आयनिक बॉन्ड से बने होंगे, जैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होगा, फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें, जनरली हार्ड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अभी मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो इसमें स्ट्रांग होती हैं। ये जो पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोरीन, ये जब जुड़े एक दूसरे के साथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसीलिए मेटल भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। अच्छा, अगर हार्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। देखो अगर किसी चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब उसके जो एटम्स है उनके बीच में फोर्स क्या बहुत ज्यादा लूज है, हल्का सा हीट करने पे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। बट अगर फोर्स बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है अगर एटम्स, तो वो क्या होंगे, हीट करने पे एक दूसरे को लूज या छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके अंदर ज्यादा है, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, तो मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया उनका, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन कम सॉल्युबिलिटी, तो ये आपको वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हुए दिख जाएंगे, बट केरोसिन और पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में ये ऐड नहीं होते। कंडक्टिविटी की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, और कब करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है भाई। कैसे होता है, ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड होता है, सॉलिड होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वेयर एज अगर इन्हें आप मोल्ट कर दो, मोल्टन स्टेट में ले आओ, पिघाल दो, या फिर आप इनको एक्वस सॉल्यूशन बना दो, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जस्ट इन केस अगर आपको इसे दोबारा समझना होगा तो कमेंट पे, अगर किसी भी पार्ट का दोबारा से वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, हम उसका वीडियो दोबारा से रिपीट कर लेंगे। नाउ कम्स मेटलर्जी, टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है भाई, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर। अब देखो आप सपोज करो, जो सोडियम है, ये जो सोडियम मेटल था, मैग्नीशियम मेटल था, ये अर्थ के अंदर प्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, सोडियम किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा आपको। मेटल्स जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो प्योर स्टेट में नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, और ये सब मेटल्स जो होते हैं आपके प्योर स्टेट में होते हैं, क्योंकि कम रिएक्टिव है। जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स थे, वो सारे के सारे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइंड स्टेट में आपको अर्थ की क्रस्ट में मिलेंगे। आप जब उसको अर्थ से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, उस क्लीनिंग के प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी के प्रोसेस से आप उसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। मतलब क्लीन का मेरा कहने का मतलब ये है कि प्योर मेटल को आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस क्या होता है मेटलर्जी का, सबसे पहला अच्छा एक डेफिनेशन और है इसमें। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स मतलब यही मेटल्स वगैरह जो भी हम अर्थ से निकाल रहे हैं, इनके अंदर परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक मेटल, सपोज करो स्पेसिफिक मेटल, जिस मेटल को हम निकालना चाह रहे हैं उसकी परसेंटेज तो हाई होंगी, है ना। उस मिनरल्स में क्या होते हैं, हाई परसेंटेज होते हैं स्पेसिफिक मेटल के। जितने भी मिनरल्स अर्थ से हम निकालते हैं उनके अंदर हम जिस मेटल को चाहते हैं उसकी हाई परसेंटेज होती है। और मत कहने का बेसिक मतलब ये है कि मेटल के साथ कोई और चीज भी उसमें प्रेजेंट होती है, हमारे मेटल ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई और चीज भी प्रेजेंट होगी, उसको हम ओर बोलेंगे, मेटल का ओर बोलेंगे, जिसमें से हम अपना मेटल निकाल सकते हैं, मेटल ऑफ इंटरेस्ट हम जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेटलर्जी का स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहला स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, ओर में से impurities like soil, sand,
इन सबको, जिन्हें हम गैंज बोलते हैं, ऑयल ओर में से इम्प्योरिटीज जो कि गैंज कहलाती हैं उनको निकालना इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट मतलब क्लीन कर देना, साफ कर देना। उसके बाद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन को हम कैसे कर सकते हैं? अगर अब देखो, एक्सट्रैक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम पोटेशियम वाले, उनके लिए कुछ और फॉलो होगा, और मीडियम वालों के लिए कुछ और मेथड फॉलो होगा, और लो रिएक्टिविटी वालों के लिए कुछ और होगा, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब मेथड्स फॉलो होंगे। उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। अच्छा, अगर मेटल लो है एक्टिविटी सीरीज में, मेटल कैसा है? लो है। आपको एक्टिविटी सीरीज एक पेज पे बनानी है, उसको आप सामने रखिएगा, फिर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक्टिविटी सीरीज में लो है। जैसे आपका कौन सा था? Hg, मर्क्यूरी मेटल। अब मर्क्यूरी मेटल जो है वो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने बोला ना, ओर फॉर्म में जब वो होगा उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ होगा, तो मर्क्यूरी के साथ इस बार सल्फर जुड़ा हुआ है। अब मुझे सिर्फ मर्क्यूरी चाहिए, मुझे HgS या सिनाबार जिसे हम बोलते हैं, सिनाबार, सिनाबार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मर्क्यूरी चाहिए। तो मैं HgS को क्या करूंगा? हीट कर दूंगा। क्या करूंगा? हीट कर दूंगा। मुझे क्या मिलेगा? हाँ, अब मर्क्यूरी को मैं क्या करूंगा? मर्क्यूरी सिनाबार को मैं क्या करूंगा? हीट कर दूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मुझे क्या मिल जाएगा? HgO मिल जाएगा। और HgO जो होगा सॉलिड स्टेट में होता है, उसे और हीट करते रहते हैं, हमें मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाती है। अब अगर कोई मेटल जो है मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आ जाए, कैसे आ जाए? मिडल, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, जैसे जिंक था, आयरन था, लेड था, ये मेटल आपको, जिंक मेटल आपको प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, मतलब जिंक के साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। जिंक सल्फाइड को भी आप क्या करोगे? स्ट्रांगली हीट करोगे इस बार। इसको तो हमने हल्का फुल्का हीट करा ही, अपने आप अलग हो गया, बट इस बार हमने क्या करा? इसे स्ट्रांगली हीट करा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड बना, और जिंक ऑक्साइड से हमें क्या मिल गई? साथ साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब इस जिंक ऑक्साइड को हल्का सा हीट करोगे, जिंक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है। फिर कैल्सिनेशन। अब देखो, सल्फाइड ओर है तो हम रोस्टिंग फॉलो करते हैं। कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट मतलब CO3 लगा हुआ है मेटल के साथ, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनेट ओर को हम क्या करेंगे? लिमिटेड एयर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम इसे हीट कर देंगे। हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग में क्या हो रहा है? हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है? कि हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, और कैल्सिनेशन जो होगा वो कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है। कार्बोनेट ओर्स को हम क्या करते हैं? हीट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड एयर में हम हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इसको अलग करना बहुत ही ईजी होता है। तो जिंक के आपने दो ओर्स पढ़े, एक सल्फाइड ओर था और एक कार्बोनेट ओर था। सल्फाइड ओर को हमने ऑक्सीजन के साथ ही रोस्टिंग प्रोसेस के साथ रिमूव किया, और कार्बोनेट ओर को हमने क्या करा? सिंपली कैल्सिनेशन से रिमूव करा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा? कार्बन डाल दूंगा, कार्बन कोक, कार्बन की कोक वाली फॉर्म, उसमें उसको डाल देंगे। तो जिंक ऑक्साइड में से जो भी, जिंक ऑक्साइड में जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा? कार्बन अपने अंदर अटैच कर लेगा। जिंक ऑक्साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये कार्बन अपने साथ जोड़ लेगा, और क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम लिख लीजिएगा अपने पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक रिएक्शन और है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, हाँ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करते हैं? एग्स। और कैसी रिएक्शन हम क्या करेंगे? आयरन ऑक्साइड लेंगे, उसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर देंगे। आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर देंगे। आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3, इसको हम एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इनको रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? ये एक मोल्टन सा सॉल्यूशन बना लेगा, या क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम पाउडर एक साथ रिएक्ट होते ही बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं, जिसके कारण जितना भी आयरन होता है वो पिघल जाता है, और इस पिघले हुए आयरन को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में जितने भी ट्रैक्स आ जाते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए हम इस मोल्टन आयरन को यूज करते हैं। तो इस, कभी आपने देखा भी होगा, रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो पिघला हुआ आयरन डालते हैं। कैसे बनाते हैं वो पिघला हुआ आयरन? हम क्या लेते हैं? आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर को मिक्स करते हैं, या रिएक्ट कराते हैं, या गर्म करते हैं हल्का सा। जैसे ही आप उसे हल्का सा गर्म करोगे वो खुद ही और ज्यादा गर्म हो जाएगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा
फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण जितना भी आयरन है उसके अंदर वो सारा का सारा पिघल जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। और उस मोल्टन फॉर्म के आयरन को आप क्या करोगे, क्रैक्स में, रेलवे ट्रैक के क्रैक्स में डाल दोगे, और वो रेलवे जैसी ठंडा होगा वो आयरन जो होगा वो जम जाएगा और वो रेलवे ट्रैक जुड़ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस फॉर रिपेयरिंग रेलवे ट्रैक्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं या थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप अंडरलाइन लर्न करिएगा। चलो, नाउ कम्स, अभी तो हमने मिडल ऑफ द सीरीज वालों की बात करी, अब कोई मेटल जो है एक्टिविटी सीरीज में हाई है, जैसे सोडियम पोटेशियम, और सोडियम पोटेशियम या मैग्नीशियम, ये सब के सब हायर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। इनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही निकाल सकते हो। इनके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को अगर हम थोड़ा सा समझें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। सपोज करो एक कंटेनर होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा डायग्राम बता रहा हूँ। एक दो रॉड्स लेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स या रॉड्स लेंगे, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम आपको शायद अच्छा ना लगे, चलो अच्छे बना लेते हैं थोड़ा, ऐसे रख लेते हैं ऐसे। सपोज करो हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, इसके अंदर एक रॉड ये और एक रॉड ये, और इस रॉड को और इस रॉड को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट करा, बैटरी के साथ कनेक्ट करा। और यहाँ पे हमने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे उसी मेटल का जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। ठीक है, एक रॉड होगी आपकी पॉजिटिव रॉड, एक रॉड क्या होगी आपकी पॉजिटिव, जिसे हम कैथोड बोलेंगे, और एक रॉड होगी आपकी नेगेटिव, जिसे हम एनोड बोलेंगे। कैथोड और एनोड, कैथोड हमारी नेगेटिव होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एनोड हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये वाली नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। जैसे इस सर्किट में से आप करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, करंट जैसे ही पास हुआ इस सर्किट में से, तो इसके अंदर जितना भी मेटल है जिसको हमने अलग करना है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट है हमने हमारा जो लिया हुआ वो है सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन इसका अलग हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव होगा तो क्लोरीन यहाँ चले जाएगा एनोड पे, और सोडियम पॉजिटिव होगा तो वो सोडियम किस पे चले जाएगा, कैथोड, कैथोड पे जो खुद नेगेटिव है। कैथोड पे हमें सोडियम मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड पे हमें क्या मिला। आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमने डाला, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो टूटेगा, और सोडियम जो होगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो टूट जाएगा टू पार्ट्स में। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन में टूट गया। जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव कैथोड पे चले गया, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव एनोड पे चले गया। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा फंडा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछेंगे, स्टिल एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए आपको बताया है। नाउ कम्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी रिपीट होगा। हम इसमें भी बना लेते हैं। सपोज करो सेम वही प्रोसेस है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, दोनों साइड होगी वो बैटरी। ठीक है, बैटरी दोनों साइड होगी। हाँ, और आप क्या कर रहे हो इसमें, आपको क्या मिला है, आपने एक इम्प्योर एनोड लिया। क्या लिया, हाँ, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। इसमें इम्प्योर स्लैब लेते हैं जिसे हम एनोड बोलते हैं। सपोज करो ये एनोड है, इसके अंदर हमारा मेटल भी प्रेजेंट है और गंदगी भी बहुत सारी है। आपने क्या करा, इसमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी डाला हुआ है। आपने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे एक ब्लू रंग का इलेक्ट्रोलाइट भी डाला हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इसकी बैटरी को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगी इस एनोड से इस कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगी। और जितनी भी गंदगी होगी इसमें, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एनोड मड में जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। यहाँ पे क्या होती रहेगी,
इकट्ठी होती रहेगी और यहाँ से प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल जो होगा वो क्या होगा, वो आपका मूव करता रहेगा कैथोड की तरफ, प्योर मेटल दूसरी साइड आपका मूव करता रहेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्या है हमारे पास प्रोसेस, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। कोरोजन आपको पता ही है, किसी भी मेटल का क्या हो जाना, खराब हो जाना, या फिर लोहे पे जंग लग जाना, उसे हम रस्टिंग भी बोलते हैं ना। उसी तरीके से बाकी के मेटल्स भी कोरोड हो सकते हैं। जैसे सिल्वर मेटल जो होता है, उसको अगर आप एयर में छोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है। एयर में अगर आप सिल्वर मेटल को छोड़ देते हो तो वो ब्लैक डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और उसमें क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है। सिमिलरली कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, कॉपर आपने देखा ही होगा, ग्रीनिश कलर आ जाता है। फिर हमारा आयरन जो होता है वो भी एक फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। हमें अगर किसी भी मेटल को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, उस पर ऑयलिंग कर देंगे, उस पर ग्रीजिंग कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग कर देना जिंक की क्या कर देना, कोटिंग कर देना। उसी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होगा, उसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको बेसिकली समझना है कि एक कंटेनर होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप होंगी, और इलेक्ट्रोड्स डिप होंगे, उनके बीच से हम करंट पास करते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, मेटल जाके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, क्लीनर हो जाता है, क्लीन फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है ना। तो क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं। अब देखो, अलॉइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। जैसे स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। जैसे अलॉइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनाते हैं। सबसे पहला इसका एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है। इसमें हम आयरन, निकेल और क्रोमियम और कार्बन भी होता है वैसे तो, इन सबको मिक्स कर देते हैं। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को भी हम मिक्स कर सकते हैं तो अलॉय बनता है। जो स्टेनलेस स्टील है ना, उसमें कार्बन भी डला हुआ होता है, इस नोट्स में एडेड नहीं है, आप प्लीज एक बार इसे वेरीफाई भी करिएगा। और कार्बन उसमें होता है, मेरे जान श्योर। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी डाल दिया जाता है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, ब्रास एक अलॉय है, किसका अलॉय है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, कॉपर और टिन का। सोल्डर, सोल्डर हम जो है, सोल्डरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग, जो टांका लगाना जिसे हम बोलते हैं एक बेसिक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की या दो मेटल्स को सोल्डर करते हैं, उस समय वो जो किससे बनता है, लेड और टिन से बनता है। अब ब्रॉस और ब्रॉन्ज, इन दोनों का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। आप मुझे इसका, इन दोनों का, ब्रास और ब्रॉन्ज का हिंदी नेम आप मुझे कमेंट करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, इजी हैं, हमने अभी सब डिस्कस किया है, आप इन्हें प्लीज एक बार देखिएगा। ये भी क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन ही है आपके एनसीईआरटी के। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया होगा तो उसे एक बार दोबारा से देखिए। अगर स्टिल नहीं समझ आता तो आप प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।